हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं, वो विगत वर्षों के प्रश्न हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जब तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो एक समस्या आती है कि विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो उन्हीं का एक अवलोकन है हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ में। हम धीरे-धीरे आपको प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएँगे, क्लास भी लेकर आएँगे और साथ ही साथ जितना भी कंटेंट मटेरियल आपको मिलना चाहिए है, वो भी प्रोवाइड कराएँगे। थोड़ा-सा लॉकडाउन में कुछ समस्याएँ आ रही हैं, जिसकी वजह से हम आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम आपको लाइव क्लास देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको निरंतर इसी तरह से विगत वर्षों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन होता रहे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्नों की चर्चा पिछली क्लासेस में की है और अब हम उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज 101 प्रश्न से आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाया है। तो सबसे पहला है, वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था। तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए लाई गई थी और ये दो चरणों में यहाँ पर गठित की गई थी। एक 1991 ईस्वी में और दूसरा 1998 ईस्वी में, जिसमें इसने एसएलआर और सीआरआर दोनों को कम करने का सुझाव दिया था कि एसएलआर को भी कम किया जाए और सीआरआर को भी कम किया जाए, जिससे बैंकें अपनी पूंजी को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसर उपलब्ध हो सके। तो ऐसा किया था नरसिम्हन कमेटी ने। दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है, याद रखेंगे कि पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य के समग्र चढ़ाव से, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव से, और राष्ट्रीय तो नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर एक ही, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य के चढ़ाव से। विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकीय दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित रखा गया है, जिससे मुद्रास्फीति की द्विअंकीय दर को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाएं और बैंकों के पास समय जमा, डिमांड डिपॉजिट। इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? कौन से M3 में शामिल हैं? तो आंसर यहां पर याद रखेंगे डी होगा, 1, 2 और 3। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? अर्थात स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? 105 का आंसर होगा सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता वाला बैंक कौन सा था? तो याद रखेंगे कि अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से इसे जानते थे। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार करना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, आईसीआईसीआई 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 और नाबार्ड 1982। आंसर होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। पहले भी ये प्रश्न हमने चर्चा किया था, इसलिए मैंने इसका ज्यादा डिटेल नहीं दिया है इस बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार ऋणादान,
ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियों, इनमें से कौन आंतरिक ऋण का या के घटक हैं? तो कौन से आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो याद रखेंगे 108 का डी होगा, अर्थात तीनों ही आंतरिक ऋण के घटक हैं। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो याद रखना मुद्रा नीति के साधन है। 109 का आंसर होगा बी दोस्त। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? 110 का आंसर होगा यहाँ पर ए। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ड एज मार्केट या श्रेष्ठ बाजार कहा जाता है। आंसर होगा बी। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं रिजर्व बैंक के संदर्भ में, उन पर विचार करना और सही कथन चुनना है। तो देखते हैं, वह बैंक सरकार का बैंक है, यस केंद्र सरकार का बैंक है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, यस ये भी ठीक है। दूसरा, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में भारत के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यस ये भी सही है। वह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है, यस ये भी सही है। तो आंसर यहां पर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं भारत के संदर्भ में, उन पर विचार करना है। भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देता है। इन दोनों में भी सही कथन का चयन करना है। तो 113 का आंसर यहां पर याद रखेंगे, दोनों सही हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो याद रखना सामंतिक तरलता अनुपात आंसर होगा यहाँ पर 114 का डी। भारत सरकार द्वारा जारी की गई, पुराना क्वेश्चन है, इसको लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जब ऑप्शन है तो जारी की गई 1993-94। थोक मूल्य सूचकांक का भी ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसलिए इसको भी लेकर नहीं चलते हैं, चेंजेस आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? अपस्फीति का तात्पर्य है कि कीमत में गिरावट, वस्तुओं की कीमत में गिरावट, तो अर्थात आंसर होगा इसका सी। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य स्तर में आई सतत गिरावट है। 117 का आंसर होगा सी। वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला शेयर बाजार है कौन सा सर्वाधिक? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शेयर बाजार। 118 का आंसर होगा डी। पुराना प्रश्न है। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए थे? तो याद रखेंगे वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। कार्य संरचना पर है चलैया, आबिद हुसैन जो है वो लघु उद्योगों से संबंधित है, नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधारों से संबंधित है। तो याद रखेंगे 119 का डी आंसर होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1999 में जारी की गई नई श्रृंखला GDP श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक वर्ष की आधार कीमत के संदर्भ में है? किस एक वर्ष की आधार कीमत के संदर्भ में है? सी। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों NBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ये। तो पहला तो आंसर यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि सही आंसर चुनना था। ये बचत खाते की तरह मांग निरपेक्ष स्वीकार नहीं करते, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 121 का बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है ग्राहकों की ओर से शेयरों तथा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, वसीयतों के लिए निष्पादन तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 122 का सी आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है।
वर्तमान मूल्य सूचकांक पुराना प्रश्न है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर कि का लगभग आधार वर्ष लगभग 330 है। इसका अर्थ है क्या? 123 का जो आंसर होगा सी होगा। एक निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत 3.3 गुना तक बढ़ गया है, इसका अर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो 124 का आंसर होगा डी, परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं, तो याद रखना किसी कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं देनदार, 125 का सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा म्यूचुअल फंड है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 भारत का म्यूचुअल फंड है एक बड़ा। रेपो दर कथनों पर और सही कथन देखना है। रेपो दर वो है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेता है। यस, किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है उस देश की जनता के में प्रत्येक की आय पूर्णता समान है। तो आंसर केवल एक होगा, दो गलत होगा। 127 का ए। 128 बैंक दर का तात्पर्य है यहाँ पर जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। आंसर होगा डी। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किस की एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुसांगी के रूप में स्थापित हुआ? कौन सी भारतीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किस एक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुसांगी के रूप में स्थापित हुआ? 129 का आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। जनता की करेंसी से, बैंकों की मांग जमा राशियों से, बैंकों की सावधिक जमा राशियों से और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियों से। तो याद रखेंगे 130 का यहाँ पर आंसर होगा 1 2 3 4, अर्थात सी आंसर होगा 130 का। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है? तो एसडीआर भारत की कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। एसडीआर जो है भारत की कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो याद रखना थोक मूल्य सूचकांक। लेकिन अभी वर्तमान में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बहुत पुराना प्रश्न है इसलिए यहाँ पर, तो आज वर्तमान में सीपीआई के बेस पर अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर मापी जा रही है। नेक्स्ट होगा प्रश्न, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? 133 का जो आंसर होगा वो सी होगा। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपका बार्कले बैंक के यूके की बैंक है, ये याद रखेंगे, आंसर होगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म है? तो सीमैक्स सिंगापुर का शेयर इंडेक्स है। सीमैक्स सिंगापुर का शेयर इंडेक्स है। आंसर होगा इसका बी, सही नहीं है बी। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उसके द्वारा निर्धारित होती हैं, बैंकों के द्वारा स्वयं। डी। बेसल सेकंड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि बेसल जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक है और किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता के मापक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में से माना जाता है। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? मुद्रास्फीति की जो दरें हैं वो किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? इसको आपको याद रखना है कि याद रखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी वर्तमान में मुद्रास्फीति की जो दरें हैं वो सीपीआई के बेस पर मापन की जा रही है भारत में, तो इसका आंसर 139 का आंसर जो होगा वो बी ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? कौन सी दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो चारों ही संस्था आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई और आईएफसीआई, तीनों ही संस्थान यहाँ पर उपयुक्त सभी।
गिल्ड एज सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार गिल्ड एज बाजार कहलाता है। जिला साख योजना निर्माण साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना कहाँ बनाई जाती है? तो लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। 142 का आंसर होगा ए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग रचना के सुधारों से 143 का आंसर होगा सी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारित होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। याद रखेंगे आंसर होगा 144 का बी। स्मार्ट मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहा जाता है। हाल ही में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही क्योंकि याद रखेंगे 146 का ए होगा इसका। शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया और इसीलिए ये बहुत चर्चा में रहा था। आरबीआई के खुले बाजार संचालन से आशय है। खुले बाजार का संचालन से आरबीआई का आशय है सी होगा इसका। ऋण पत्रों में व्यवसाय। ऋण पत्रों में व्यवसाय अर्थात 147 का आंसर होगा सी। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। याद रखना विनिमय बाजार में रुपए की बिकवाली को दबाव को कम करने के लिए 148 का आंसर होगा ए। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपए का जो नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। 149 का अर्थ यहाँ पर आंसर होगा सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना होता है? तो 115 करोड़ आंसर होगा यहाँ पर। याद रखेंगे कि बी। तो इस तरह से ये हमारे रहे करंट इकोनॉमिक्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसी तरह से आपको अभी पुराने प्रश्न करा रहे हैं। बहुत जल्दी ही जब हमारी लाइव क्लास हो जाएगी तो आप चिंता मत करिएगा, हम आपको वो प्रश्न कराएंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और करंट के बेस पर है। कॉन्सेप्ट की भी जानकारी देंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझाना उतना आसान नहीं है आपके पैड पर, इसीलिए केवल आंसर के रूप में हम यहाँ पर बता रहे हैं। धीरे धीरे हम इसका विस्तार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।